और नमस्कार मित्रों। आइए फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ एडॉप्ट एजुकेशन एकेडमी की अगली कड़ी। आपके सामने फिर से एक नई कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नई नहीं, मैं तो बहुत सारा कहानी पहले डाल चुका हूँ, लेकिन मैंने लास्ट का कुछ कहानी आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब मेरा सिलसिला शुरुआत होता है एक चैप्टर से। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मैट्रिक की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और सब लोग काफ़ी जोर शोर से मेहनत कर रहे होंगे। आशा करते हैं कि सब लोगों का रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो। आपके रिजल्ट में, आपकी तैयारी में कुछ सहयोग अपने तरफ से हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ताकि आपका परीक्षा का तैयारी काफ़ी अच्छा से हो जाए। तो मैंने सोचा कि सारा कहानी आपके साथ डिस्कस कर लूँ, जिससे कि कहानी की सारी सारांश आपको पता हो, परीक्षा में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपका ना छूटे। तो इस सिलसिला में ये आज पहला कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस कहानी के बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। इस कहानी के बारे में बात अगर मैं आपसे करूं, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा नाम से यह स्पष्ट है। श्रम विभाजन मतलब काम का बंटवारा, और जाति प्रथा मतलब जाति जो हम लोग हमारे समाज में बड़े अच्छे तरीके से फैला हुआ है, उसका जो विभाजन हुआ हुआ है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि चैप्टर में राइटर का ज़्यादा राइटर के बारे में ज़्यादा जानना है। इस कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मुख्यतः रूप से कुछ बातें आपको समझ में आएगा कि जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन क्या है, और बहुत सारा चीज़ कुछ इस तरह से समझ में आपको आएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसे कहानी की तरह आपको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। तो हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो कहानी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके राइटर जो है, वैसे श्रम विभाजन जाति प्रथा की विधा क्या है? तो निबंध है। विधा क्या है? निबंध है। इसके लेखक जो है वो है, सब लोग जानते होंगे उनको, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके राइटर हो गए। और अगर मैं बात करूं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं। संविधान के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इस वजह से इनको संविधान निर्माता के नाम से भी हम जानते हैं। आइए, हम लोग थे कहाँ पे? हम लोग थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। संविधान निर्माता के नाम पे उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद कहानी में क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। परीक्षा में ऑप्शन होगा आपके पास, पूछा जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो महू, महू एक जिला है एमपी में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महू जगह पे उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म हुआ था एक दलित परिवार में। वैसे वो जाति में महार जाति से थे। जाति से थे, महार जाति से। वैसे इस कहानी में इसका डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जाति में जन्म लिए थे उस जाति का नाम था महार जाति, जो एक दलित जाति में आता था, जिसको दलित परिवार भी हम कहते हैं। उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। उनको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा था। ये तब की बात है, 1891, तब की बात है। आप सोच सकते हैं जिस समय अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज के शासन के साथ साथ यहाँ पे जाति पात का इतना क्रूरता से व्यवहार किया जा रहा था, उस समय की बात है। इनको पढ़ने का आज़ादी नहीं थी। बहुत सारा प्रॉब्लम झेलने के बाद, ये काफ़ी मशक्कत करने के बाद पढ़े, और पढ़ने के क्रम में शुरुआत की पढ़ाई इनको अपने गाँव आसपास में ही हुआ, लेकिन वहाँ भी अच्छे तरीके से इनको मौका नहीं दिया जाता था। फिर भी इन्होंने अपना अस्त्र से कोशिश करा। फिर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे, नरेश की तरफ से इनको प्रोत्साहन मिला था, और उस प्रोत्साहन के जरिए ये न्यूयॉर्क गए पढ़ने। वहाँ जाके ये पढ़ाई की न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किए, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क से आए तो फिर वो दोबारा लंदन गए। लंदन मतलब इंग्लैंड, दोबारा वहाँ पढ़ने गए। इनकी जो एजुकेशन की बात करें तो ये ऐसे शख्स है जिनके पास लगभग
हर तरह की डिग्रियाँ अवेलेबल थी। काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी डिग्रियों से सम्मानित ये इंसान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसको इतिहास, मीमांसा, विधि वेता, अर्थशास्त्री, धर्म, दर्शन, ये सब चीज़ को मिला के ये आगे उभर कर सामने आए थे। ये सब चीज़ की इनको अच्छी 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 तरह से इन्होंने स्टडी किया। इनके 3 प्रेरक थे। हर किसी का प्रेरणा स्रोत कोई ना कोई होता है। इनके भी 3 प्रेरक थे, जिसमें पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फूले। इनके 3 प्रेरक थे, जो इनके प्रेरणा का स्रोत था। उस प्रेरणा के स्रोत पे इन्होंने इतना सारा अपने आप में डेवलपमेंट किया। एक दलित परिवार में जन्म लेकर इतना सारी भेदभाव को झेलते हुए और इतना सारी चीज़ों को ज्ञान अर्जन करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने किया। इन्होंने जब ये पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद इन्होंने स्त्रियों और अछूतों और साथ में मजदूरों के उत्थान के लिए बहुत संघर्ष। ये 3 पक्षों के लिए, जैसे स्त्रियों, अछूतों और मजदूरों के उत्थान के लिए उन्होंने भरसक मेहनत किया, भरसक संघर्ष किए। और इस क्रम में इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी इन्होंने इन्होंने अपना रचा, जिसमें द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्ध और धम्मा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि बहुत सारी किताबें इन्होंने प्रकाशित किया, जिसमें खास करके इनको जाति प्रथा, श्रम विभाजन, स्त्रियों का शोषण, भारत में गैर 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 सरकार होना, उस सब में जो इन्होंने झेला, उस चीज से रिलेटेड इन्होंने कहानी लिखा था। और इसमें ये इनका भाषण भी है, इनका बहुत सारा भाषण बुक भी है। ये जो इन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, ये एक भाषण है। क्या है? भाषण है। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव द्वारा किया गया। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने किया। उन्होंने हिंदी रूपांतरण कैसे किया? उन्होंने ये जो भाषण है, अंबेडकर साहब, ये जो भाषण है, ये जाति प्रथा तोरक मंडल, एक जाति प्रथा तोरक मंडल, इन्होंने एक संगठन बनाया था। उसका एक सम्मेलन हो रहा था लाहौर में 1936 ईस्वी में। उसी में इन्होंने इस भाषण को दिया था और बड़े जोर शोर से इस भाषण का प्रदर्शन हुआ, लेकिन बात समय बनी नहीं और ये भाषण को छोड़ दिया गया। बाद में ये भाषण का हिंदी रूपांतरण करके जाति भेद उच्छेद करके इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। और इसी हिंदी रूपांतरण से एक कहानी को बनाया गया, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के नाम से हमारे सामने प्रस्तुत है। यही श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारे सामने प्रस्तुत है, जो निबंध के तौर पे हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। और इस तरह से इन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, काफ़ी सारी चीज़ अर्जे और संविधान निर्माता बने। उसके बाद स्त्रियों और छूतों के लिए काफ़ी मेहनत किए, काफ़ी संघर्ष किए, बहुत सारा किताब इन्होंने लिखा, भाषण दिए। और लास्ट इनका निधन दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गया। दिल्ली में इनकी निधन हो गई दिसंबर 1956 में, इनकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से ये राइटर के बारे में हमने जाना। अब आइए, अब इसके आगे हम आपको लिए चलते हैं कहानी के बारे में। कहानी आपके सामने है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। निबंध कहानी है, निबंध है। कहानी की विधा क्या है? निबंध है। तो जब ये निबंध है तो आपको देख रहे हैं 2 भागों में कहानी को बांटा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो 2 भागों में हम इसको देखेंगे। पहला श्रम विभाजन, दूसरा जाति प्रथा। श्रम विभाजन का कहने का श्रेय क्या हुआ? श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा करना। क्योंकि बड़े समाज है, बहुत बड़ा समाज है, उसमें अगर काम का बंटवारा हो जाए तो काम खंडों में बढ़ जाता है, तो काम करना आसान होता है। इसीलिए श्रम विभाजन
को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब बात यहाँ पे ये है, इस कहानी में शुरुआत होता है कि यह बहुत बड़ी विडंबना की बात है, ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। ये बात कब की है, जब ये भाषण दे रहे थे 1936 ईस्वी की, तब की 1936 ईस्वी की ये भाषण दे रहे थे, तब की कहानी ये रचा गया है। तो आप सोच सकते हैं उस समय देश गुलाम था, हम लोग गुलामी में थे। तो उस समय जो हमारा आधुनिक समाज था, वो कह रहे हैं कि उस समय आज के जो आधुनिक समाज हमारे हैं, उस आधुनिक समाज में भी जाति प्रथा के जातिवाद के इतने सारे पोषक है कि वो मानते हैं कि जाति प्रथा बहुत उचित है आज के दौर में। ये तब की बात है और ये आज तक हम लोग देख रहे हैं कि जाति प्रथा आज भी माना जाता है। बहुत सारे उसके जातिवाद के पोषक लोग हैं, वो मानते हैं कि नहीं, जाति प्रथा अच्छा है। लेकिन ये आधुनिक समाज में ये जरूरी है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन हो। श्रम विभाजन अच्छी बात है, लेकिन वो जो श्रम विभाजन है वो श्रमिक विभाजन जाति प्रथा में बदल जाता है तो उससे समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि ये सबसे पहले कहानी शुरू होता है और कहानी में कहा जाता है कि हमारा जो सामाजिक स्तर है, हमारी जो समाज हो वो कैसी होनी चाहिए, तो मानवीयता के रूप में नैसर्गिक न्याय होनी चाहिए और सामाजिक सद्भावना होनी चाहिए। ये तीन मूल चीज होना चाहिए एक अच्छे समाज के लिए, ये तीनों चीज की होनी चाहिए, आवश्यकता होती है। अब आधुनिक समाज जो हमारे हैं, हमारे आधुनिक सभ्य समाज में जातिवाद के जो पोषक है वो कहते हैं कि जाति विभाजन जरूरी है। ठीक बात है, क्योंकि जाति विभाजन जरूरी है, ये श्रम के आधार पर हो, श्रम तक रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन श्रम के बाद जब ये जाति विभाजन हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, उसमें आ जाता है ऊंच नीच, कि वो ऊंची जाति का है, वो नीची जाति का है, ये समस्या है। अब ऊंची जाति नीची जाति वाला समस्या जब शुरू होता है तो उस जो कि हमारे भारत में आज से नहीं जमाना से चल रहा है और आज भी बहुत जगह देखने को मिलता है कि जाति विभाजन की वजह से जाति प्रथा का बहुत ज्यादा प्रकोप हमारे समाज में दिखता है। बल्कि विश्व में अन्य जगह बहुत सी जगह ये जाति प्रथा वाला प्रॉब्लम बहुत कम मात्रा में है। अब ये जो जाति विभाजन, श्रम विभाजन के जरिए जो जाति विभाजन होता है वो बेरोजगारी का कारण बन जाता है। कैसे बन जाता है, क्योंकि सोच के देखिए, जैसे ही जाति विभाजन हो गया तो श्रम विभाजन हो गया, श्रम विभाजन से जाति विभाजन नहीं हुआ, जाति विभाजन से श्रम का विभाजन। अब हुआ ये कि कोई बच्चा है, जन्म लेने वाला है, माँ के गर्भ में ही है, माँ के गर्भ में ही है और वो जिस जात का है उसको वही काम करना है। ये चीज पहले ही तय किया जाता है। ये कब की बात है, 1986 की। मैं बार बार आपको 1936 की बात है, सॉरी 1936 की। मैं बार बार आपको वो क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस जमाने में जो जिस जात का होता था उसको वही काम करना होता। आज तो चीजें बदली है, बहुत सारा चीज बदल गया, लेकिन बहुत सारा काम अभी भी वैसे ही की वैसे ही चल रहा है। लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा स्वतंत्रता ज्यादा है, आदमी आसानी से अपने काम को चुनता है। लेकिन उस टाइम में जो जिस जाति से है, जिस धर्म से है, जिस प्रथा से है, उसी प्रथा का वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता था। तो उस समय क्या हो रहा था कि उसका व्यक्तिगत भावना या रुचि से कोई लेना देना नहीं था। अब लेना देना नहीं था तो उसके वजह से वो बिना आधा मन से वो काम किया करता था, क्योंकि उसी जाति से है तो उसको वही काम करना पड़ेगा। इस वजह से उसका आर्थिक पहलू गड़बड़ा जाता था। जैसे ही आर्थिक पहलू गड़बड़ा जाता था तो उसको काम करने में मन लगता नहीं था, तो उसका आर्थिक पहलू गड़बड़ा जाता था और उसको वही बेरोजगारी का मुख्य कारण हो जाता है। किसी भी समाज में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या होती है, किसी भी समाज में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या होती है। आपको पता है एक बेरोजगार आदमी के साथ कितना सारा प्रॉब्लम होता है, आप जान रहे हैं। और अगर एक समाज ही बेरोजगार हो तो उसके साथ कितना प्रॉब्लम होगा, ये आप एहसास कर सकते हैं। बेरोजगारी का जो कारण है उसके वजह से आर्थिक पहलू गड़बड़ाया, और आर्थिक पहलू जैसे ही गड़बड़ाता है तो लास्ट में कहानी में कहा गया है कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। क्यों? क्योंकि यह बेरोजगारी को जन्म देता है, बेरोजगारी को जन्म देता है, इसीलिए ये हानिकारक प्रथा है जाति प्रथा। इस प्रकार से उन्होंने श्रम विभाजन को जाति प्रथा में जो बदला हुआ रूप है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। चाय पिलाइएगा नहीं। तो अब हम लोगों ने बात किया कि कहानी का भावार्थ क्या है। कहानी का भावार्थ आपको समझ में आ गया कि कहानी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो दो एंगल आपको दिख रहा है वो दोनों एक दूसरे के पूरक सा हो गया है, इस वजह से प्रॉब्लम क्या है, जाति प्रथा
श्रम विभाजन ठीक बात है, लेकिन श्रम विभाजन से जाति प्रथा हो जाना ये ठीक बात नहीं। श्रम विभाजन से जाति प्रथा हो जाना ये ठीक बात नहीं। हाँ, श्रम विभाजन रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि काम बटा रहेगा, लोग काम अपने अपने हिसाब से, आपको जिसका जो काम है वो करेगा। लेकिन हुआ ये कि श्रम विभाजन की वजह से जाति प्रथा जो हो गया, ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब कहानी के लास्ट में कहा गया है, तो राइटर कहते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हम जाति के बारे में, जाति के विरुद्ध है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उनका कहना है कि हमारा समाज एक आदर्श समाज होना चाहिए। कोई भी समाज एक आदर्श समाज होगा, तभी जाके उस समाज की विकास होगी, उस समाज में विकास की भावना बढ़ेगी, और वो देश, वो या राज्य, वो या कस्बा, या कोई भी चीज वो विकास करेगा। तो एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं राइटर लास्ट में। आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। पहला बात तो वो तो स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरा, उसमें समता होना चाहिए, समता की भावना होनी चाहिए। समता की भावना का मतलब समान अधिकार, समान भावना होना चाहिए सब किसी में। और भातृत्व की भावना होनी चाहिए। भातृत्व का मतलब समझ रहे हैं? भाईचारा की। भातृत्व मतलब भाईचारा की भावना एक दूसरे में होनी चाहिए। इसमें कहीं से भी ये नहीं होना चाहिए कि वो उस जाति का है, वो उस जाति का है, वो उस काम को करता है, उस काम का करता है, तो हम उसे क्यों भाईचारा का नाता रखें। हम एक दूसरे में दूध और पानी जैसे मिल के दूध बन जाता है, उसी तरह से एक दूसरे के काम को, एक दूसरे के स्वभाव को, एक दूसरे को आदर और सम्मान, श्रद्धा, और हर किसी के काम को आदर और सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए। तभी एक भाईचारा का विकास होता है। और जब जब तक एक भाईचारा का विकास नहीं होगा, एक समाज एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो आज के दौर में, अभी के दौर में, ये तब की बात है, तब की भाषण की बात है, आज भी एक आदर्श समाज के लिए ये तीनों खंड हमारे लिए जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर किसी को अपने अपने काम के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, साथ में दूसरे के काम के प्रति भी श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। तभी जाके एक दूसरे से अच्छा रिलेशन बनेगा, और एक दूसरे को आदमी कोऑपरेट करेगा, और तभी जाके हमारा समाज उत्थान कर पाएगा। ये इस कहानी का मुख्य सारांश हुआ। इस प्रकार से हम लोग कहानी के अलग अलग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखे, राइटर के बारे में जाने। अब मैं समझता हूँ कि इस कहानी से रिलेटेड अगर कोई बातें अगर परीक्षा में आपके सामने आती है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। दो चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जरूरी है, बट श्रम विभाजन का रूप जाति प्रथा न ले ले, ये प्रॉब्लम। जाति प्रथा हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम होता है। जाति प्रथा प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे ही जाति प्रथा आता है, उसमें ऊंच नीच वाला बात हो जाता है, हम बड़े आप बड़े, छोटा ये बड़ा, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो श्रम विभाजन ठीक है, श्रम विभाजन जहाँ तक है वहां तक ठीक है, लेकिन जैसे ही जाति प्रथा में आ जाता है तो प्रॉब्लम। ये होना आज भी जरूरी नहीं है, और आज भी जो हमारे जातिवाद के पोषक है, उनसे उनको ये समझने की आवश्यकता है कि आज समय बहुत बदल चुका है, चीजें बदल चुकी है। अब हमें अपने आप को अपने बड़े पैमाने पर सोचना चाहिए। अगर हम अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने कस्बे, अपने समाज के अगर विकास चाहते हैं, तो एक दूसरे के काम को सम्मान, एक दूसरे में विश्वास, श्रद्धा और सम्मान का भावना होना चाहिए, तभी हमारा देश, राज्य या हम विकास कर पाएंगे। अतः आइए, इस प्रकार से आज का हमारा ये कहानी समाप्त होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।